ओके सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक का हमने फर्स्ट पार्ट कुछ दिन पहले पढ़ा था। अभी हम इसका आगे से कंटिन्यू करेंगे, पर उसके पहले एक रिव्यू कर रहे हैं सो दैट वी कैन सी इट इन फ्लो। तो ये जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, एक बहुत फेमस बुक है, पुरानी। और इसको हम इसकी समरी देख रहे हैं। सो वी विल जस्ट गो ओवर द समरी ऑफ दिस बुक। सबसे पहला जो टॉपिक था इसमें, प्रेज इज मोर इफेक्टिव देन क्रिटिसिज्म। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ फॉल्ट्स होती हैं, दुर्गुण होते हैं, हर व्यक्ति में होते हैं। और हर व्यक्ति में सद्गुण भी होते हैं, अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं। परंतु हम अगर सिर्फ फॉल्ट्स पे फॉल्ट्स ढूंढना चाहें तो हमें बहुत सारी फॉल्ट्स मिल जाएंगी। परंतु होता क्या है कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो व्यक्ति डिफेंसिव हो जाता है, वो अपने आप को जस्टिफाई करने लगेगा। हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हम उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमसे एक प्रकार से दूर भागेगा कि भाई ये तो मेरी गलतियां निकालते हैं। हमारा जो पर्पस है लाइफ का वो है टू कनेक्ट विथ पीपल। और अगर हमें लोगों से कनेक्ट करना है तो हमें नॉन जजमेंटल होना बहुत जरूरी है, कि हम लोगों को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर सके, वैसे समझ सकें, वी कैन अंडरस्टैंड दैम। हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग होता है, हर व्यक्ति का एक बिहेवियर होता है जो उसके बैकग्राउंड द्वारा डिफाइंड होता है। तो क्रिटिसाइज करने में व्यक्ति से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बजाय उसका जो ऑपोजिट है वो है प्रेज करना। तो प्रेज करने का क्या मतलब है कि क्या हम झूठी प्रेज करें, नकली, सिर्फ बड़ा चढ़ा के, जैसे कई कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बस बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि आप महान हैं, भले उनको लगता नहीं हो दिल में फिर भी बोलते हैं, पर वो आर्टिफिशियल होता है। वो सामने वाला भी समझ जाता है और इट डजंट टच द हार्ट। कुछ लोग उससे इम्प्रेस भी हो जाते हैं, बट दैट्स नॉट रियली व्हाट वी वांट। व्हाट वी रियली वांट इज कि हम वाकई में उस व्यक्ति में जो अच्छी चीजें हैं, उसकी उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं उसको देखें, समझें। उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रेजेंट होना पड़ेगा कि हम लोगों को समझ सकें, उनकी अच्छी क्वालिटीज को ढूंढने की कोशिश करें और फिर उसको हम जेन्युइनली बोलें कि आई वैल्यू योर दिस क्वालिटी, आई अप्रिशिएट यू। तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा। और सिर्फ अच्छा लगने में अगेन बार बार जो पॉइंट आता है वो ये कि हम मैनिपुलेट नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, हम लोगों को वाकई में समझना चाहते हैं। और तो सो हम उनको अप्रिशिएट करें, प्रेज करें, so then we can connect with them and then we can actually have a अगर मान लो कि कई बार हमें किसी से कुछ काम होता है, कुछ होता है, तो वो चीजें भी हम उनसे बेटर करवा सकते हैं। सो ये एक फर्स्ट थी। दूसरी चीज थी कि मेक एवरीवन यू मीट फील इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। ये भी अगेन इसमें भी सेम चीज है कि हमको लोगों को मैनिपुलेट नहीं करना है, पर लोगों को वाकई में लगना चाहिए कि हाँ यार वो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अगर हम किसी के साथ भी कुछ समय स्पेंड कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी के साथ भी कुछ समय स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में कुछ वैल्यू या कुछ है जिसके कारण हम वो समय दे रहे हैं। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उसको एक्सप्रेस भी करें, यस यू आर इम्पोर्टेंट। उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो हम उसको बता सकें। तो एक अफेक्शन डेवलप होता है, स्नेह जिसको बोलते हैं हिंदी और संस्कृत। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बिकम इंटरेस्टिंग, कि लोग हमें हम इंटरेस्टिंग हों, जगह क्योंकि हमारी भी एक नीड है कि हम चाहते हैं कि लोग हमको अप्रिशिएट करें, लोग हमें वैल्यू करें। ये हमारी एक बेसिक नीड होती है। अगर एक चीज अगर हम समझ लें तो उस चीज को हम सही तरीके से कर पाएंगे। कि पहली बात कि हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, ऑल्दो वो हमारी एक नीड है, पर उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम लोगों से डीपर लेवल पे कनेक्ट करेंगे और वाकई में उनको सुनेंगे, समझेंगे, तो लोग हमको अप्रिशिएट करेंगे। ये एक फैक्ट है।
क्योंकि एक कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, और फिर हमारी नीड भी फुलफिल होगी, और हम उसके लिए हमको दिखावा नहीं करना पड़ेगा, हमको धोखा नहीं देना पड़ेगा लोगों को, कि लोग बस या जिसको बोलते हैं ना कि पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी हम नहीं बन जाएंगे, कि जो सिर्फ लोगों को प्लीज करने के लिए काम कर रहा है, वो नहीं रहेगा। देन वी कैन बी कनेक्टेड एट अ डीपर लेवल। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी इंटरेस्टिंग, लुक कि लोगों के अंदर क्या है। उनके जैसे अभी मैं एक फ्रेंड से मिला, और उसकी फ्रेंड की डॉटर थी छोटी, वो भी आई थी मिलने, साथ में वो दोनों आए थे। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद हर कि व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर, क्या तुम्हारा क्या पसंद है। सो व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, तो उनको ये समझ में आता है कि यस वी एक्चुअली केयर अबाउट देम। ऐसा नहीं कि हमें कुछ चाहिए, पर हम उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। फिर हम उसके अंदर देन वी विल बी एबल टू फाइंड गुड क्वालिटीज आल्सो। सो बिकम इंटरेस्टेड इन पीपल, बिकम इंटरेस्टेड इन पीपल्स लाइव्स। और बिकमिंग इंटरेस्टेड इन पीपल्स लाइव्स का मतलब ये भी नहीं है कि हम खोद खोद के और हर चीज निकाल लें। लोगों का एक कंफर्ट जोन होता है, लोगों का एक स्पेस होता है। तो ऐसा नहीं कि उस प्राइवेट स्पेस में जा जाके हम बोले कि नहीं मेरे को और बताओ, ये भी बताओ। लोग जैसे अभी इंडिया में थोड़ा एक कल्चर है कि कोई भी मिलेगा तो बोले अच्छा जॉब कर, अच्छा सैलरी कितनी मिलती है। तो अभी आप मिलो, सबसे पहले पूछो सैलरी कितनी मिल रही है, कितना कमा रहे हो, क्या है क्या नहीं। तो व्यक्ति को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। वी हैव टू गिव पीपल स्पेस। अगर कोई बहुत क्लोज हो और हम पूछें तो बात अलग है। सो इट्स सो दोस थिंग्स वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। बट मोस्टली जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वी बिकम genuine pleasure when we by showing genuine pleasure when you meet someone। स्माइल करें लोगों से, जब हम मिले तो वार्मथ के साथ मिले। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हमारा ध्यान कहीं और है। अब जब हम किसी के साथ समय अगर स्पेंड कर रहे हैं तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो हमारा भी टाइम की वैल्यू होगी, दूसरे की भी टाइम की वैल्यू होगी। नहीं तो अगर हम सिर्फ दिखाने के लिए या सिर्फ क्योंकि बैठे ही हैं, अगर हम बैठे ही हैं समय व्यतीत कर ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट स्पेंड क्वालिटी टाइम एंड कनेक्ट विद ईच अदर, सामने वाले को समझने की कोशिश करें। सो बिकम बी वार्म एंड इंटरेस्टेड इन देम एंड मेक देम फील इम्पोर्टेंट, कि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका लाइफ में हमारा कुछ ना कुछ छोटा, भले ही छोटा सा इन्फ्लुएंस है, छोटी सी जगहों पर है। तभी हम, अगर किसी व्यक्ति से हम 10 मिनट भी मिल रहे हैं, 5 मिनट भी मिल रहे हैं, तो हमने हमारे जीवन का 5 मिनट हमने उसको दिया, तो वो वैल्यू तो है। तो इसलिए वी शुड मेक देम फील इम्पोर्टेंट। दुनिया में इतने 7 बिलियन प्लस लोग हैं, हम हर किसी से नहीं मिल सकते। तो जितने मिल रहे हैं हमारी लाइफ में, एटलीस्ट एक अच्छा इम्प्रेशन भी अगर हम छोड़ेंगे कि हाँ ये व्यक्ति एक जेन्युइन व्यक्ति, ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, तो वो हमारी कमाई, दैट इज अवर वैल्यू। नहीं तो अगर कोई ये चाहता हो कि यार ये व्यक्ति जाए यहाँ से, अगर हमारा जो इम्प्रेशन है वो ये है कि ये व्यक्ति जब नहीं रहता तब मुझे बेटर लगता है, तो एक्चुअली हमने कुछ नहीं कमाया, हमारी लाइफ वेस्ट हो गई। क्योंकि लोग हमसे भाग रहे हैं, लोग हमसे मिलना नहीं चाहते, तो हमारा एक्चुअली वो ये वैल्यू तब है हमारी लाइफ में कि हम जब लोग हमसे मिलना चाहते हैं कि हाँ इस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, दे फील कंफर्टेबल, दे फील रिलैक्स, दे फील नॉन जजमेंटल। दैट्स व्हाट द एनवायरनमेंट वी हैव टू क्रिएट व्हेन वी मीट पीपल। वैल्यूइंग अदर पीपल्स ओपिनियन। अभी क्या होता है कि हम 5 मिनट के लिए भी मिलते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं कि यार तुम ऐसा सोचते हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। सो दैट्स नॉट राइट। अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो जस्ट बी नाइस एंड पोलाइट, एंड दैट्स ऑलवेज नाइस, अनलेस इट इज इम्पैक्टिंग अस इन अ नेगेटिव वे, तो हमें हमारी बाउंड्रीज ड्रॉ करना जरूरी है। बट इन जनरल इट्स गुड टू बी पोलाइट एंड नाइस। उसके बाद जो था, एनकरेज अदर्स टू टॉक एंड लिसन केयरफुली व्हेन दे डू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आजकल मिसिंग है, ऐसा बोल सकते हैं, या कम है लोगों में, कि लोग सुनते कम हैं। लोग चाहते हैं कि मैं बोलूं और दूसरे मुझे सुने, पर जब हम दूसरों को सुनते हैं तो जो इम्प्रेशन या जो हम ये बोल सकते हैं कि हम इम्प्रेशन बोल सकते हैं, जो इम्पैक्ट हम दूसरे की लाइफ पे करते हैं हमें पता भी नहीं। अगर हम सिर्फ ध्यान से सुने किसी और को,
कि यस टेल मी व्हाट, और फुल अटेंशन के साथ, और अगर हम उसको मिरर कर सकें, रिपीट कर सकें, उसके हम भावनाओं को समझ सकें, वो सुन सकें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम वो सुनने का प्रयास करें जो दूसरा नहीं बोल पा रहा है। हम वो तो सुनते ही हैं, मतलब कई बार तो हम वो भी नहीं सुनते जो सामने वाला बोल रहा है, पर कोशिश वो करें सुनने की जो सामने वाला बोल नहीं पा रहा। सो बीइंग अ गुड लिसनर, जैसे इन्होंने लिंकन का एग्जांपल दिया था कि लिंकन ने एक व्यक्ति को बुलाया जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और उसको कुछ कुछ बहुत सारी चीजें वो बता रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसको उस व्यक्ति से एडवाइस चाहिए थी। उनकी लाइफ में बहुत सारे एडवाइजर्स थे, पर लिंकन को क्या चाहिए था? ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनको सुने। दैट्स ऑल वी नीड लॉट ऑफ टाइम। तो हम अगर वो व्यक्ति बन जाएंगे जो दूसरों को सुनता है ध्यान से, we'll be doing a great service to others, to the whole world. क्योंकि नहीं तो क्या होता है, हमको लगता है कि यार हमें अप्रिसिएशन तब मिलेगा जब हम अपने बारे में बताएंगे कि देखो मैं कितना महान हूँ, पर एक्चुअली अप्रिसिएशन तब मिलेगा जब दूसरे को हम सुनेंगे, तो वो अप्रिसिएट करेगा कि हाँ ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत कम अब मिलते हैं, बहुत रेयर हैं जो कि जिसने मुझे सुना। सो लेट्स बिकम दैट पर्सन। और इसके बाद हम देखते हैं, इफ यू कांट अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट देन डिसएग्री एज जेंटली एज पॉसिबल। आई थिंक यही जो सेक्शन था, इस पे हमने फिनिश किया था लास्ट टाइम, कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हम उससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, पहली बात तो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना चाहिए। वो भी ट्रिकी है अगर हमारा नेचर ऐसा नहीं बन जाए कि हम लोगों को उससे आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें, क्योंकि उस केस में हो सकता है कि हम अपनी फीलिंग्स को ही सप्रेस करने लग जाए। तो हमारा नेचर ये नहीं होना चाहिए कि हम बस आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली अभी अभी रियलाइज करा कि दैट्स व्हाट आई डू अ लॉट ऑफ टाइम, कि मैं आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता हूँ, पर उसमें अगर मेरा नुकसान है तो वो ठीक नहीं है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, जो जबरदस्ती में हम ईगो के कारण जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करना है, कि बस मेरी बात सही है, भले मुझे पता है कि नहीं कि मैं सही हूँ कि नहीं, पर कई बार लोगों का रहता है कि नहीं, लोगों को मैं जैसे हम राजनीति में कई बार देखते हैं, पॉलिटिक्स में लोग लड़ते रहते हैं। आजकल बहुत फेमस हो गया, कॉमन हो गया, या पॉपुलर हो गया टीवी पे, कि 2 या 3 अलग अलग पार्टी के लोगों को वो बिठा के और उनके बीच में कोई भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके आएंगे, फिर ये अपना चिल्ला रहा है, वो अपना चिल्ला रहा है, कोई एक दूसरे को सुन नहीं रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता उसमें, बट पीपल एंजॉय दैट। एंड इट्स जस्ट, मेरे हिसाब से तो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आप सुने, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और जो सही है उस पे आपको फाइनली चॉइस है कि व्हाट यू कैन मेक योर चॉइसेस एंड बिलीव्स, बट एटलीस्ट वी हैव टू लिसन टू अदर पीपल। सो खैर, जो हमारा पॉइंट है कि हमको आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना, जो आर्ग्यूमेंट्स नेसेसरी हैं वो उसमें अपने पक्ष को स्ट्रांगली रखना भी एक इम्पोर्टेंट कला है, जो शायद मुझे अभी सीखनी है। पर जब जब हम आर्ग्यू कर रहे हैं, उनका कहना डेल कार्नेगी का है कि तो डिसएग्री करें तो एज जेंटली एज पॉसिबल, हमको फाइट नहीं करना है, क्योंकि जब हम फाइट करेंगे तो कभी भी हम किसी को चेंज नहीं कर सकते फाइट करके। हम कैसे, अगर हमको वो लगता भी है कि हम सही हैं और दूसरे का आर्गुमेंट गलत है, तो हम फाइट करके नहीं चेंज कर सकते। हम फाइट करके सामने वाले को अपने आर्गुमेंट में या अपनी तरफ नहीं ला सकते। कैसे ला सकते हैं? जब हम उसको सुने, उसको भी एक्सप्लेन करने का मौका दें, और उसको इस तरीके से स्टीयर करें कि यस, कन्विंस करते हुए कि यस दिस इज, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर रॉन्ग, यहाँ पे लिखा हुआ, पर हम किस तरीके से जो ये लिख रहे हैं कि सटल एंड जेंटल अप्रोच इज फार मोर लाइकली टू बी इफेक्टिव। तो फ्रेंडली इंक्वायरी के रूप में कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक, इज दिस राइट, रॉन्ग, तो वो अपना कुछ आर्गुमेंट देगा। तो जब हम इंक्वायर करेंगे तो वो व्यक्ति और अपने आप को सही बताएगा। हम उसके तब हमको ये भी समझ में आएगा कि हो सकता है उसको डाउट्स हो। कई बार होता है कि लोगों को डाउट होता है पर उनको लगता है कि वो सही है,
तो हम उसका डाउट को लेके आ सकते हैं कि यार डू यू थिंक दिस इज राइट. सो आज के जो जस्ट फॉर रेफरेंस हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. हमने लास्ट टाइम इसको आधा पढ़ा था, उसके आगे से पढ़ेंगे. तो आई एम जस्ट काइंड ऑफ गिविंग रिव्यू एंड देन वी विल रीड अ लिटिल बिट मोर. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जब हम अगर उसको आर्ग्यू करने के बजाय हम इंक्वायर करें, और अगर हमको समझ में आता है कि हम गलत हैं तो उसको मान लें. क्योंकि कई बार नहीं तो हम क्या स्टबर्न बन जाते हैं कि नहीं नहीं हम ये कैसे मान सकते हैं, ये तो हमारी हार हो जाएगी, तो ये मान के हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते अपने डिफीट को. बट दैट्स अ गुड क्वालिटी टू एडमिट कि हाँ वी ऑल मेक मिस्टेक्स. मेरा हो सकता है या आई डिडंट हैड इनफ इंफॉर्मेशन, या लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स सी फाइंड आउट मोर अबाउट दिस एंड देन वी विल टॉक लेटर. इंस्टेड ऑफ कि नहीं मैं ही सही हूँ और हमें भी पता नहीं है, सामने वाले को भी पता नहीं है, और हम अपने अपने उसको लेके और लड़ रहे हैं. उससे बेहतर है कि वी कैन से कि ओके हमारे पास हो सकता है पूरी जानकारी नहीं है, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करो, मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करता हूँ, मे बी वी कैन रिसर्च अ लिटिल बिट मोर एंड देन टॉक अगेन लेटर. और दूसरा वो बोल रहे हैं कि अगर कभी हम कोई आर्ग्यूमेंट कर भी रहे हैं और उसमें ये समझ में आता है कि हाँ हम सही थे, तो ऐसा नहीं कि फिर हम सामने वाले का मजाक उड़ाने लगे कि देखो मैंने तो पहले ही बोला था तुम गलत हो मैं सही हूँ. फिर उससे सामने वाला चेंज नहीं होगा. वो अगर हार भी जाएगा आर्ग्यूमेंट में तो उस ओपिनियन को अडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, हम उसको इस प्रकार से जो हमारा जो एटीट्यूड अच्छा है. सो ये यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. लेट्स रीड फर्दर फ्रॉम हियर. सो हु वुड लाइक टू रीड? I can. कहाँ से स्टार्ट करना है? ये get others to agree with you. Get others to agree with you from the start and then gently lead them to your conclusions. Socrates, an ancient Greek philosopher, understood the fine art of persuasion. By asking the right questions in the right way, he convinced people to affirm things they'd never believed would. They had never believed before. How did he do it? Well, he made sure to get them in an affirmative state of mind. That means he got him into the habit of saying yes. And how did he do that? First, he began his conversations by making assertions everyone could agree with. Then, bit by bit, he shifted the conversations into more dubious territory. By foregrounding the points everyone could agree on, he made his audience more likely to accept the contentious arguments that followed. So, what can we learn from Socrates? Socrates' style of persuasion is worth imitating. If you can get people nodding from beginning, you're halfway to convincing them you're right. A no, on the other hand, is best avoided. When someone rejects a point of yours, it becomes very hard to change his mind. People typically become emotionally invested in defending opinions they have declared publicly. After all, their reputation for intelligence and good judgment is on the line. For the same reason, people prefer. इसके बाद में पढ़ते हैं. सो थैंक यू. तो सोक्रेटिस एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैं, काफी पुराने फेमस. तो उनके बारे में उनका यहाँ पे बता रहे हैं, उनका एग्जाम्पल देके कि जो आर्ट ऑफ परसुएशन, ये भी एक आर्ट है. जैसे बहुत सारी आर्ट्स होती हैं, डांस और क्या बोलते हैं पेंटिंग, ड्राइंग, इस प्रकार की. वैसे ही परसुएशन भी एक आर्ट है कि कैसे हम लोगों को परसुएड कर सकें. तो वो क्या करते थे, उनकी जो स्टाइल थी कि वो सही क्वेश्चन पूछते थे सही तरीके से, और ताकि लोग धीरे धीरे उस चीज को एग्री करें जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगेन दिस इज नॉट मैनिपुलेटिंग बट दिस इज जस्ट द राइट वे. साइकोलॉजी की बात है. जैसा हम आगे पढ़ेंगे इसमें भी हमने पढ़ा कि जब स्टार्ट करें हम किसी से बात करना तो ऐसी चीजों पे बात करें इंस्टेड ऑफ कि कोई सीधे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे कि जिससे सामने वाला एग्री कर पाए. जैसे एक मैं सोच रहा था कि ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं.
तो जस्ट एक चीज जो मेरे दिमाग में आई थी कि एवरीवन एग्रीज कि लर्निंग इम्पोर्टेंट है, कि वी हैव टू लर्न, वी कैन लर्न इन एवरी सिचुएशन, हर लाइफ के हर समय में, हर जगह पे किसी से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें कोई नहीं मना करेगा कि नहीं 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 ये गलत है, राइट? तो ऐसे ही और भी चीजें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट। बट ऐसी चीजों से चालू करें जहाँ पे सामने वाला यस बोले, कि वो एग्री करता हो उस चीज से। तो उन्होंने जैसे इन्होंने बताया कि पहले ऐसे असर्शंस से वो स्टार्ट करते थे सोक्रेटिस, जहाँ पे एवरीवन, जिससे हर कोई एग्री होता हो, और फिर धीरे धीरे वो ऐसे जगह पे कन्वर्सेशंस को उस जगह लेके जाते थे जहाँ पे जरूरी नहीं कि सामने वाले के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग में अगर वो यस बोलता था तो देर आर मोर चांसेस कि वो आगे भी चीजों को एग्री करेगा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि अगर हमने ऐसा किया कि स्टार्ट ही ऐसी कुछ चीज से किया जिसमें कि सामने वाला एग्री नहीं करता है, नो बोलता है, फिर क्या होगा कि वो अगर हमसे एग्री नहीं है तो उसके माइंड को चेंज करना डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लोग इमोशनली एक्चुअली अटैच रहते हैं अपने आइडियाज से। जरूरी नहीं कि वो सही है या गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज से अटैच नहीं रहते कि वो जो आइडिया है वो सही है या गलत है, वो इस चीज से अटैच रहते हैं कि ये मेरा आइडिया है या मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ। सो और अगर हम उसको अगर वो डिफेंड, अगर हम उसको उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर उनको नेचुरली उसको डिफेंड करना पड़ेगा, भले ही वो उसमें उनका पूरा क्या बोलते हैं कि उनका पूरा विश्वास हो या नहीं हो, दे विल डिफेंड इट। क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो ह्यूमन नॉर्मल साइकोलॉजी है, कि जो उनकी रेपुटेशन है कि भाई आप इंटेलिजेंट हो, आपका आपके आइडिया सही हैं, गुड जजमेंट है, अगर वो क्वेश्चन करेगा कोई भी तो उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए वो डिफेंड करेगा अपने आइडियाज को। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब हम चालू करें कन्वर्सेशन तो कैसा चालू करें कि ऐसी चीजों से जिसमें हर कोई एग्री करता है, और फिर धीरे धीरे हम उन चीजों की बात करें जिसमें हो सकता है कि वो डिसएग्री करें। ओके, आगे कौन पढ़ेगा? फॉर द सेम रीजन यहाँ से मैं पढ़ सकती हूँ। ओके। For the same reason, people prefer ideas that they come up with themselves to those of other people. Advancing our own ideas gives us a sense of independence. Accepting those of others can sometimes feel like taking orders. So, what can you do with this information? Well, instead of trying to convince others that your ideas are the right ones, you can help them arrive at those ideas themselves. By getting people in an affirmative state of mind and asking questions that nudge them in the right direction, you can often help others arrive at your conclusions on their own. That was a strategy that Colonel Edward M. House used when Woodrow Wilson was president. Rather than giving Wilson explicit advice, the colonel would very casually mention a proposal of his in conversation. Over time, the seed that Colonel House had planted would take root in Wilson's mind, so much so that he often thought the plan was entirely his own. Did House correct them? Of course not. He understood that people prefer their own ideas to those of others. ओके, थैंक यू। फिर सेक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये बता रहे हैं कि इसीलिए लोग यूजुअली क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे आइडियाज को प्रेफर करते हैं जो उनको लगता है कि उनके आइडियाज हैं, बजाय कि दूसरे से एग्री करने का। और उसका कारण क्या है? एक नेचुरल सा सिंपल सा कारण है कि लोगों को लगता है कि इंडिपेंडेंस, अगर हम किसी को बोलेंगे कि तुम ये करो तो उसको लगेगा कि यार मैं ऑर्डर, मुझको ऑर्डर दे रहे हैं तो मैं क्यों करूं, और तो थोड़ा सा रिबेलियसनेस और ये होती है, तो हम उसको फिर रेजिस्ट करते हैं। पर अगर हमको लगे कि हाँ ये तो मेरा ही आइडिया है, मेरे हिसाब से ही सही है, अगर हमको ये लगेगा
तो हमको लगा कि हाँ मैं जवाबदारी लिया, मैंने वो मेरा डिसीजन है। सो उसके लिए तो ये बता रहे हैं डेल कार्नेगी कि हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं कि दूसरे लोगों को ये कन्विंस करने के बजाय कि देखो मेरा ये आइडिया है और ये सही है, तुम ऐसा करो, उसके बजाय अगर हम ये करेंगे कि उनको हेल्प करें कि भाई उस आइडिया पे वो खुद आ जाए सामने वाले को, कि उसको ये लगे कि हाँ ये उसका खुद का आइडिया है, तो वो उस चीज को ज्यादा सही और बेहतर रूप से एक्सेप्ट करेगा और फॉलो करेगा। तो उसके लिए उसके हमको सही क्वेश्चन पूछना जरूरी है और हेल्प करना है लोगों को कि वो उस कंक्लूजन पे खुद आए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कर्नल एडवर्ड हाउस का, जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनके समय के थे। तो कर्नल हाउस क्या करते थे, वो एडवाइस देने के बजाय प्रेसिडेंट को कि आप ऐसा करिए, वो एक प्रपोजल छोड़ देते थे उनके माइंड में कैजुअली, और फिर धीरे धीरे जब उस चीज को वो या तो धीरे धीरे एनफोर्स भी करते रहते थे, ताकि जो प्रेसिडेंट हैं उनको लगता था कि यार ये मेरा आइडिया है, मैं मेरा प्लान है, तो फिर वो उस चीज को उनको अलग से कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सिमिलरली अगर हम किसी के साथ जो नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर उसमें हम उसको ये आइडिया दें और उसको ये कन्विंस करें कि ये उसको ही समझ में आए सामने वाले को कि उसी का आइडिया है, तो वो उसको फॉलो करेगा। अगेन इसमें एक चीज जो मुझे बार बार लगती है, क्योंकि यहाँ पे कि हम लोगों को घुमा फिरा के और वो नहीं कर रहे मैनिपुलेट, हम लोगों को ये नहीं कर रहे हैं कि धोखा दे रहे हैं, बट दिस इज अ स्टाइल, दिस इज अ आर्ट, कि हमको जब लोगों से बात करनी है, डील करना है, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस, वर्क में, बिजनेस में, हमारे हर सिचुएशन में दिस इज एप्लीकेबल एंड यूजफुल। और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमको ये पता होना चाहिए कि क्या बोलना है, क्या सही है, कैसे लेके जाना है, सब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट आई थिंक दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिस टू डू, कि हम लोगों से इस प्रकार से कन्वर्सेशन कर सकें जहाँ पे लोगों को ये समझ में आए कि जो भी हम कह रहे हैं ये उनका खुद का आइडिया है, सो दैट दे कैन एक्सेप्ट एंड फॉलो इट, राइट? ओके, कोई क्वेश्चन या कमेंट है अभी, और शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, अगर किसी को कोई कमेंट इधर नहीं है तो think and we will have some discussion towards the end again. So next topic is try to understand others people's viewpoints. ये मुझे बहुत पावरफुल लगता है, ये इम्पोर्टेंट है. So who would like to read? मैं पढ़ता हूँ. Yeah, go ahead. Try to understand other people's viewpoints. J. Mangam was in a difficult situation. He represented an elevator maintenance company and he needed to schedule some repairs at a hotel. J knew the work that would make a full day, but the hotel managers didn't want to shut the elevator down for a longer than 2 hours. So what did J do? Did he say that the repairs are impossible to rush? No. He took things from the manager's point of view. He let him know that he understood desires to keep guests satisfied. He pointed मनीष, आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो अभी उनका ऑडियो वापस आया नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर देन लेट हिम रीड मोर. तो ये बता रहे हैं कि हमको दूसरे के व्यू पॉइंट से चीज़ों को देखना आना चाहिए, सीखना चाहिए. और एग्जाम्पल दे रहे हैं जे मैंगम का.
जो कि एक एलिवेटर मेंटेनेंस कंपनी में एम्प्लॉय थे और होटल की लिफ्ट्स एलिवेटर्स को मेंटेन करने का, रिपेयर करने का उनका काम था। और कुछ होटल्स थे जहाँ पे उनको काम करना था, जो बहुत लंबे समय का काम था। सो जब जे को पता था कि ये पूरा दिन लग जाएगा, पर होटल मैनेजर नहीं चाहता था क्योंकि उसके क्लाइंट्स को इनकन्वीनियंस होगा, तो वो ये नहीं चाहता था कि 2 घंटे से ज़्यादा एलिवेटर बंद रहे। तो जे ने क्या किया, जे ने ये नहीं करा कि नहीं नहीं 2 घंटे में तो हो ही नहीं सकता। उसने ये कोशिश करी समझने की कि मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उसको समझ में आया कि मैनेजर चाहता है कि मैनेजर की इंटेंशन है कि उसके गेस्ट सेटिस्फाइड रहें। तो जे ने ये पॉइंट किया कि अगर रिपेयर अभी नहीं कराई तो एलिवेटर को और ज्यादा लंबे समय की रिपेयर के लिए बंद रखना पड़ेगा। तो मैनेजर एग्री हो गया कि 8 घंटे के शटडाउन के लिए भी एग्री हो गया। क्यों? क्योंकि जे ने ये समझा कि मैनेजर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैनेजर का व्यू पॉइंट क्या है। सो ये हमारा यहाँ का पॉइंट है। सो मनीष, तुम्हारा आवाज ये डिस्कनेक्ट हो गई थी, so maybe you can read further from here. Jay was able to convince the manager. Jay was able to convince the manager to let the repairs go ahead because he understood his true concerns. Jay knew that more than anything, the manager wanted to please his guests by recognizing that he was able to explain to the manager that delaying the repairs would be far more cumbersome in the long run. Trying to see things from someone else's perspective is always beneficial. Not only can it help resolve a tricky situation like this, but it can also win people's and a great deal of goodwill. You see, most people appreciate sympathy, empathize, and cannot stand to मनीष, सो वो बता रहे हैं कि जो ये था, जे क्यों कन्विंस कर पाया मैनेजर को कि रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसको मैनेजर की जो वास्तविक कंसर्न्स थी वो समझ में आई। बेकार एक ये फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं, बिजनेस वगैरह में पढ़ाते हैं, नाइस, NICE। नाइस का मतलब होता है कि सामने वाले की नीड्स, इंटरेस्ट, सी से कंसर्न्स और ई से एक्सपेक्टेशंस। तो ये हमें पता होना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो वी हैव टू बी नाइस। तो नाइस मतलब ये नहीं कि हमको बस पोलाइट, बट नाइस मतलब वी शुड नो सामने वाले की नीड्स क्या है। N फॉर नीड्स, I से इंटरेस्ट, C फॉर कंसर्न्स एंड E फॉर एक्सपेक्टेशंस। सो अगर हमें ये पता है तो हम उससे सही प्रकार से डील कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे जे का एग्जांपल है कि जे को समझ में आया कि मैनेजर की कंसर्न है कि उसके गेस्ट को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जब इस चीज को समझा तो उन्होंने एक्सप्लेन किया मैनेजर को कि अगर हम रिपेयर को डिले करेंगे तो लॉन्ग रन में फिर और ज्यादा समय के लिए इनकन्वीनियंस होगा गेस्ट को। अगर मान लो लिफ्ट 2 दिन के लिए खराब हो गई तो आपके और ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए अभी अगर 8 घंटे लगा देते हैं तो शायद उसका इम्पैक्ट कम रहेगा, हम उस आगे की रिपेयर को बचा पाएंगे। सो ये इम्पोर्टेंट था। और वो बोल रहे हैं कि जब हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को तो ये ऑलवेज बेनिफिशियल होता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम सिचुएशंस को रिजॉल्व तो कर ही पाएंगे, परंतु साथ ही साथ हम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, उनका हम गुडविल जनरेट कर पाएंगे। लोगों को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति हमें समझता है। इस चीज को हमने एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हमने सुना भी है, 6 और 9 वाला जो एक कॉमन आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है कि अगर 6 लिखा है, एक व्यक्ति इधर से देख रहा है तो उसको 6 दिख रहा है, जो व्यक्ति सामने से देख रहा है उसको 9 दिख रहा है। सेम चीज को देख रहा है, पर एक व्यक्ति को 6 देख रहा है, एक व्यक्ति को 9 दिख रहा है। तो अगर दोनों लड़ने लग जाएं कि नहीं ये 6 है, नहीं ये 9 है, तो सही नहीं, दोनों ही सही हैं,
इन द सेंस कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना जरूरी है कि दूसरा उस चीज को कैसे देख रहा है, कैसे समझ रहा है. सो ये इम्पोर्टेंट है. ओके, आगे कोई और रीड करना चाहेगा? Before you read. सर वो मैं ही पढ़ूं? आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी. सो मैं भी आप आप क्लियर आ रही है मेरी आवाज? भी तो आ रही है. You see, most people appreciate sympathy. When tension rises and tempers begin to fray, a sympathetic phrase is often all that's needed to make things right again. Sometimes an aggrieved customer or upset friend only needs to hear the words, "I completely understand where you are coming from. In your situation, I feel exactly the same." In fact, sympathizing with others does not just make them feel good, it can also help you to manage frustration and impatience. By understanding the factors that make people act as they do, you can become tolerant of behaviors that once irritated and upset you. The next time someone's behaviors upsets you, pause for a minute and try to see things from the other person's point of view. Why might your colleague be slacking off? Is there anything kind or understanding you could do to help him get back on track? Extending sympathy is not always easy, but for you and others, it's normal better than getting angry. ओके, थैंक यू. सो ये जो हमने पढ़ा कि मोस्ट अगर हम किसी के साथ सिंपैथाइज करते हैं या एम्पैथाइज करते हैं तो लोगों को लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं. जब टेंशन होता है, जब मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, लोग आपस में तनाव बढ़ जाता है, तो लोग क्या सुनना चाहते हैं? सिर्फ शायद एक बस इतना ही सुनना चाहते हैं. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि कोई कस्टमर है जो परेशान है या कोई फ्रेंड है जो अपसेट है, तो उसको सिर्फ इतना ही सुनना रहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस प्लेस से आ रहे हो और तुम्हारी सिचुएशन, मैं भी अगर तुम्हारी सिचुएशन में होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता, विच इज ट्रू. क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग बैकग्राउंड से, अलग सिचुएशन से आ रहा है, अलग तरीके से चीज़ों को देख रहा है. तो अगर हम उसके व्यू पॉइंट से देखेंगे तो हो सकता है हमें समझ में आए कि हाँ ये इस प्रकार से सोच रहा है. और ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने लिखा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने वाले को अच्छा लगेगा. एक्चुअली हम भी कम फ्रस्ट्रेटेड होंगे या इम्पेशेंट होंगे, क्योंकि जब हम ये देखेंगे कि यार ये सामने वाला इस कारण से ऐसा सोच रहा है, ये उसका रीजन है, तो हम उसको टॉलरेट कर पाएंगे, हम एक्चुअली काइंड हो पाएंगे उस सामने वाले के साथ. अदरवाइज क्या होगा, हम सामने वाले को नहीं समझेंगे तो यार हम बोले इसको इतना नहीं समझ में आ रहा है, इसको ये इतना मूर्ख है या ऐसा है, ये ऐसा ही करता है. पर एक्चुअली वो जब हम ये समझ जाएंगे कि क्यों कर रहा है ऐसा, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, क्या सोच रहा है, तो हम उसको टॉलरेट कर पाएंगे कि हम, और बल्कि सिंपैथाइज एम्पैथाइज कर पाएंगे कि देखो इसके जीवन में ये हुआ इसलिए ये ऐसा कर रहा है. सो हाउ कैन आई मेक इट बेटर, हाउ कैन आई सपोर्ट द अदर पर्सन. तो हम अपसेट नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे, बट वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन सम पॉजिटिव वे. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सामने वाले के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है. तो ये बोल रहे हैं कि जब अगर अगली बार कुछ ऐसा हो कि किसी और का बिहेवियर हमको अपसेट कर रहा हो, तो हम एक मिनट पॉज लें और दूसरे की तरफ से देखने की कोशिश करें कि सामने वाला किस स्थिति में है. और फिर अगर जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक मेरा कलीग है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसा क्या कारण हो सकता है उसके पीछे, क्या मैं उसमें कुछ मदद कर सकता हूँ जिससे कि वो वापस ठीक से काम करने लग जाए. तो ये समझना जरूरी है. ऑल तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस भी है कि सिंपैथी देना इतना आसान नहीं होता है, पर उसमें मेहनत लगती है कि हमको ग्राउंडेड होना जरूरी है. अगर हम ग्राउंडेड नहीं है तो हम सिंपैथाइज कर भी नहीं पाएंगे, थोड़ा सा कुछ ट्रिगर होगा हम फिर झगड़ा करने लगेंगे. सो
सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना, उसके लिए हमें ग्राउंडेड होना जरूरी है। पर हाँ, वो बोल रहे हैं कि मेहनत लगती है उसमें, पर गुस्सा करके और सिर्फ झगड़ा करने से तो बेहतर ही है, उससे तो बेहतर ही रहता है कि हम चीजों को थोड़ा समझ के करें। ओके, सो एक ये कोट है इनका, 3/4 ऑफ द पीपल यू विल एवर मीट आर हंग्रिंग एंड थर्स्टिंग फॉर सिंपैथी। ये ऐसा कोट है कि जितने लोग हमको मिलते हैं, दिखते हैं, उसमें से 3/4 लोग, 75%, उनको सिंपैथी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली हम देख रहे हैं कि अभी इस समय में है भी नहीं लोगों के पास ऐसी रिलेशनशिप्स और ऐसे लोग आसपास में जो उनको समझ सके। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन नीड टू बी अंडरस्टूड, टू बी वैल्यूड। ये दो नीड्स ऐसी हैं, टू बी हर्ड, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर व्यक्ति की नीड है, पर दूसरे लोग दे ही नहीं पाते। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, पर खुद चाहता है पर देना नहीं चाहता, पर जब हम देते हैं तो हमें मिलता भी। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। ये आई थिंक लास्ट सेक्शन है। सेट द बार हाई एंड पीपल विल स्ट्राइव टू मीट इट। सो वुड लाइक टू रीड। सेट द बार, यहाँ से ना प्रभु जी, राइट। set the bar high and people will strive to meet it. Ruth Hopkins, a fourth grade teacher from Brooklyn, New York, got a surprise on the first day of school. She new class for the year and realized Tommy, the biggest troublemaker in the school, was now among her pupils. Though he was smart, Tommy was very disobedient. His previous teacher had complained about him in the day out. How did Ruth cope? Luckily, she set a plan. On the first day, Ruth went around the class and complimented. When she flew at him, told him she had her. She said she was depending on him to make her class the best of all the fourth grade. That with such a stellar reputation to Tommy's behavior rapidly improved. Okay, so sorry, I'll let someone else read it. आवाज कट रही है। तो यहाँ तक का जो है, इसके बाद मैं भी मजबूर ये सविता कर सकता हूँ। सेट द बार हाई एंड पीपल विल स्ट्राइव टू। तो एग्जांपल दे रहे हैं, रूथ हॉपकिंस एक टीचर थे जो 4th क्लास के स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों को पढ़ाते थे ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। तो उनका जब उनको एक नई क्लास असाइन हुई और उसमें उन्हें पता था कि एक बच्चा है टॉमी नाम का, जो बहुत शरारती था, या जो सबसे ज्यादा परेशान करता था लोगों को, और वो उनका स्टूडेंट था। तो अब ये सोच रहे थे कि कैसे टॉमी जो था वो बहुत समझदार था, परंतु वो डिसोबीडियंट था। तो उसके जो पुराने टीचर्स थे वो उसके बारे में काफी कंप्लेन करते रहते थे। तो रूथ जो उनके टीचर थे अब नए, उन्होंने सोचा कि मैं कैसे इसको करूँगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया कि पहले दिन रूथ गई और क्लास में हर बच्चे को जाके उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट किया, उन्होंने कुछ उसके बारे में अच्छा कहा। और जब टॉमी के पास गई तो रूथ ने बोला कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम एक बहुत अच्छे लीडर हो, और अब तुम्हारी मदद चाहिए कि ये जो क्लास है उसको अपन सारी जो 4th ग्रेड वाली जो जितनी भी सेक्शन है उसमें सबसे बेस्ट बना सके। तो अब क्या था, टॉमी के पास एक
गोल था कि उसको एक प्रकार से एक एक्सपेक्टेशन थी उससे हाई, ये बार था जहां उसको रहना था, तो उसका जो बिहेवियर है वो बहुत सुधर गया जस्ट उसके कारण। सो ये उन्होंने, इट्स नॉट अ ट्रिक टू मैनिपुलेट पीपल बट इट्स अ वे हाउ वी कैन एक्चुअली एनकरेज पीपल। कई बार जैसे बताते हैं ना कि जैसे हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि हनुमान जी वो भूल गए थे कि उनके अंदर कितनी शक्ति है, पर जब जामवन ने याद दिलाया कि आप तो सूर्य तक चले गए, सूर्य को निगल लिया था, तो ये समुद्र पार करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उनको याद आ गया। तो इसी प्रकार से जब हम इस प्रकार से एक्सपेक्टेशंस देते हैं किसी को, तो वो व्यक्ति प्रयास करता है कि वो उसमें रह पाए। तो नहीं तो क्या होगा कि अगर हम लोगों को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, पहले तुम्हारे अंदर तो ये कमी है वो कमी है, तो व्यक्ति के लिए कोई गोल नहीं होगा जिसको पाने का प्रयास कर रहा है। सो दिस लास्ट सेक्शन नूपुर you'll read यहाँ से। एक पैराग्राफ में पढ़ता हूँ आगे का, फिर इन अदर वर्ड्स इफ यू वांट we humans love praise and we hate to disappoint people who believe in us. When we commend someone's reputation, we can make use of both these facts. Our admiring words reward them for what they have already done and also set a high benchmark for future performance. तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम हर व्यक्ति को प्रेज अच्छी लगती है, प्रशंसा अगर कोई उनकी करता है तो उसको अच्छा लगता है, और हमें ये अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई हमारे अंदर किसी में विश्वास है किसी और में, तो हम उसको लेट डाउन करें, उसको हम उसके विश्वास को तोड़ें, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो इन चीजों को, तो अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं उसकी जो रेपुटेशन है उसके लिए, तो हम दोनों चीजें कर रहे हैं। एक तो कि जो उसका पास्ट है उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं कि जो उसने पास्ट में किया है, और साथ ही साथ हम उसको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई ये हमारी सेम एक्सपेक्टेशंस हैं तुमसे आगे भी, तो वो उसके लिए प्रयास करेगा। जैसे अगर हमको ये चाहिए कि हम एक्सरसाइज, कोई किसी को चाहते हैं कि वो एक्सरसाइज करे, तो अगर हम बोले कि जैसे पास्ट में उस व्यक्ति ने कि हाँ मैं तो कि तुम सबके साथ एक्सरसाइज करते थे तो उससे मोटिवेशन मिलता था, जो कि ट्रू है। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वो व्यक्ति को मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी है। पर अगर हम सिर्फ बोले कि अरे तुम तो एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो आजकल, तुम तो पहले करते थे, तो फिर उसको वो मोटिवेशन नहीं होगा। सो इस तरीके से हम वी कैन हेल्प अदर्स and also appreciate that. So whenever someone else is ready to read, you can start reading. तब तक मैं पढ़ता हूँ. In other words, if you want someone to develop a certain characteristic, speak of them as though they already possess it. If you would like your child to be more generous, praise her for sharing with others. Set up an aspirational reputation for her as a generous and giving child. तो बोल रहे हैं कि अगर हम किसी के अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं, तो हम उससे ऐसा बोलें कि जैसे कि उसके पास वो ऑलरेडी है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम हमारे बच्चों को चाहते हैं कि वो ज़्यादा जेनरस बने, ज़्यादा देने वाले बने, तो उसको उस चीज के लिए हम अप्रिशिएट करें। कभी उसने छोटा भी किया तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो वो उसके लिए सेट अप एन एस्पिरेशनल रेपुटेशन फॉर हर एज ए जेनरस एंड गिविंग चाइल्ड। तो हम उसके लिए ऐसी रेपुटेशन बनाएं कि हाँ तुम बहुत देते हो, तो फिर वो उस रेपुटेशन पे आने का प्रयास करेगा सामने वाला, बजाय कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। आगे बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं डेंटिस्ट का। A dentist named Dr. Martin Fitzhugh used
such just this technique when he noticed that the standards of his office cleaner seemed to be slipping. A patient had complained that the dentist's metal cup holder was dirty. Sure, it was just the cup holder, but it was an oversight that made Dr. Fitzhugh seem unprofessional. Rather than chastising his cleaner, however, he wrote her a very gracious and appreciative note, thanking her for her hard work and commending her diligence. Then, as a little side note, he mentioned that he could pay her extra from time to time if she needed to work longer occasionally, just in order to take care of once in a while things like the cup holder. तो बता रहे हैं कि एक डॉक्टर मार्टिन फिट्जहग थे, उन्होंने उनके जो क्लीनर थी वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी. एक पेशेंट ने कंप्लेन किया कि जो डेंटिस्ट है उनका जो मेटल का कप होल्डर होता है वो थोड़ा गंदा था. तो सिर्फ कप होल्डर गंदा था, परंतु क्या होता है कि उससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, डॉक्टर अनप्रोफेशनल. तो उन्होंने जो क्लीनर था उसको जाके चिल्लाया नहीं कि तुमने सफाई क्यों नहीं करी. यूजुअली हमारा क्या होता है कि हम जाते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया. उसके बजाय उन्होंने एक नोट लिखा और उस नोट में लिखा, उसको धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, ध्यान से करते हो. और साथ ही साथ उन्होंने साइड में एक साइड नोट लिखा कि अगर आपको कभी कभी ज़्यादा समय पे काम करना पड़े तो मैं उसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हूँ. जैसे कुछ चीज़ें इस प्रकार की होती हैं कि कप होल्डर है या इस टाइप की चीज़ें हैं, उसको साफ करने के लिए अगर ज़्यादा समय चाहिए तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर सकता हूँ. और रिजल्ट क्या हुआ? फ्रॉम देन ऑन द क्लीनर्स वर्क इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली एंड शी नेवर वंस हैड टू वर्क ओवर टाइम. तो जो क्लीनर का काम था वो इम्प्रूव हो गया और उसको कभी ओवर टाइम के लिए पे भी नहीं करना पड़ा. Praising others and letting them know that you appreciate their work is generous, but it's also an astute way of making sure they will try at least as hard in the future. If you can make a habit of it and combine it with the other tips contained in these links, you will soon have an easier time making new friends and improving old relationships. तो बता रहे हैं कि दूसरों को प्रेज करना, उनको अप्रिशिएट करना, वो जेनरस तो है ही, पर साथ ही साथ फिर लोग उसको करने का प्रयास करेंगे भविष्य में. तो अगर हम ये हैबिट्स बना लें जो हमने अभी इस बुक में पढ़ी, इस बुक की समरी में, लोगों को अप्रिशिएट करना, अननेसेसरी आर्ग्यू नहीं करना, अगर उनको अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको ये बताना कि भाई ये व्यू पॉइंट गलत नहीं है, पर कैसे वो सही व्यू पॉइंट पे आ सकते हैं, धीरे धीरे उसको कन्विंस करना, लेके आना. तो अगर हम ऐसा चीजें करेंगे तो हम कई अच्छे नए मित्र बना पाएंगे और अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर पाएंगे. ये इस बुक की फाइनल समरी है शॉर्ट में. To be truly influential, try to understand the perspectives of those around you. दूसरों के पर्सपेक्टिव से समझें, लोगों को सुने. जैसे हमने everybody likes to be listened to, understood and made to feel important. If you can do these things for other people, you will always find favor. अगर हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने उसमें भी बात करी थी कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बाय डॉक्टर मिस्टर मार्शल रोजनबर्ग, उनके उसमें भी आता है कि एक नीड्स इन्वेंटरी है. उस नीड्स इन्वेंटरी में कि हमारी बेसिक नीड्स हैं कि हमको कोई सुने, हमको समझे, हमको वैल्यू करे. तो इन्होंने भी को मेंशन किया है कि ये हर कोई चाहता है ये चीज. अगर हम ये दूसरों को दे सकें तो हम लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे. तो और इसके लिए एक्शनेबल एडवाइस इन्होंने दी है. इफ यू फाइंड योरसेल्फ रिपीटेडली ट्राइंग एंड फेलिंग टू मोटिवेट वर्कर्स, ट्राई awakening their natural sense of competition. All you need to do is find a way to appraise your employees' performance and then acknowledge the top workers publicly.
very often you won't even need to award a prize. Healthy competitiveness is sometimes all it takes to rouse a sleeping workforce. तो अगर आपके लोग काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो टॉप अच्छे व्यक्ति हैं उनको अप्रिशिएट करो पब्लिक में, तो लोग खुद ही उसको कॉम्पीट करने लग जाएंगे कि हाँ हम भी चाहते हैं कि लोग हमको, कि हमारा भी सम्मान हो, हमको भी अप्रिशिएट किया जाए, तो वो फिर उसके लिए प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से एक हेल्दी कंपटीशन होगा, उसके लिए हमको रिवॉर्ड्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हम लोगों से बेहतर काम करवा पाएंगे, क्योंकि उनको ये रहेगा कि हम हमारे अंदर हमारा भी अप्रिसिएशन हो। हर कोई चाहता है ये चीज। तो ये इनकी एक टिप है। इसी के साथ आज का जो सेक्शन है या बुक है वो हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई इसमें कमेंट या कोई क्वेश्चन या जो भी आपके रियलाइजेशन है उससे रिलेटेड, सो प्लीज शेयर। प्रभु, ये जो आपने आज का टॉपिक बताया, ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। हेलो। यस आ रही है। तो इसमें आपने पहले बताया कि जब लोगों से मिलें तो उन्हें स्माइल करें, हमें लोगों को वैल्यू करना चाहिए, उनके अदर्स को, ओपिनियंस को, उनको इनकरेज करें कि वो लोग टॉक करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुने बोलने की बजाय। तो फिर एक्चुअली अगर हम सुनेंगे उनको तो उन्हें लगेगा कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं, फिर वो हमसे हमारे साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारे साथ अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। जनरली हम उनको सुनते नहीं हैं, हम अपना ही मतलब बताते हैं, तो उसके कारण और क्या बनना होता है तो बिगड़ जाता है। सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और बात बताई थी, हम जब अभी कभी लोगों से मिलते हैं तो उनसे फाइट करते हैं, फर्स्ट टाइम में ही मिल रहे हैं और अपना आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं कि भैया नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। उसमें टाइम में उनको थोड़ा एक सुने, वो भी इस टाइम पे भी इम्पोर्टेंट है। और एक और पॉइंट अच्छा था, आर्ग्यू करने की जगह इंक्वायर करें, कन्वर्सेशन चालू करें, मतलब पहले आर्ग्यू नहीं करें, पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आए फिर अपनी बात पे आए। ये बात भी सही है। फिर मतलब जिस बात पे सबसे एंड में उसमें आए, जिस बात पे हम डिसएग्री कर रहे हो, पहले उनका हाल चाल पूछें, सब बढ़िया है, ये बहुत लेकिंग है हमारी सोसाइटी में। जो हम, एक और पॉइंट था, धीरे धीरे मतलब जो हम आइडिया लाना चाहते हैं उसको मतलब लाएं, शुरू में ही मतलब ऐसे नहीं आ जाए। और एक और बताया था, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लोगों से बोल रहे हैं, और अगर हमको लोगों को कन्विंस करना है तो पहले हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि या वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हम उनको इजीली कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि फिर क्या हमारे को थोड़ा पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे डिसिमिलरिटीज आएगी। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी के साथ हम कुछ लोगों को समझना चाहते हैं अच्छे से तो। और एक और नाइस का मतलब आपने बताया था, नाइस मीन्स हमें पता होना चाहिए कि लोगों की नीड्स क्या है। कन्फ्लिक्ट जनरली इस बात में राइज होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि सामने वाले की नीड क्या है, तो हम बोलते ही चले जाते हैं। पर अगर हमको पता पड़ जाए कि सामने वाले की नीड क्या है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि मतलब कि ये इसकी नीड है, इसको दे दो। फिर वो कन्फ्लिक्ट कई बार रिजॉल्व भी हो जाएगा, पर हमको पता ही नहीं रहता है कि उसकी नीड क्या है। और एक और ये पॉइंट अच्छा था कि सिंपैथी बहुत जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति उदास हो, उसके टाइम में हमने उसको सिंपैथी दे दी, तो वो बोलता है कि वाह मजा आ गया। सिंपैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे तो बहुत लेकिंग है। और एक कोड भी बताया था कि 3/4 ऑफ द पीपल आर हंग्री फॉर सिंपैथी। मैं तो बोलूंगा 3/4 तो कम हो गए, अब तो और ज्यादा हो गए सिंपैथी के लिए, क्योंकि कोई किसी की सुनता ही नहीं है, किसी को किसी की पड़ी नहीं रहती है। बहुत कम लोग होंगे जिनको किसी की पड़ी होगी, और सिंपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु। यस प्रभु, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी समरी दी और आई रियली अप्रिशिएट कि आपके नोट्स बनाते हैं और जी उसको जी जी देखते हैं और नोट्स बनाते हैं, सो दैट्स जी अ वेरी जी। नाइस थिंग। हम्म। दैट शोज कि यू हैव आपका टू भी प्रभु थैंक यू कि आप टाइम क्लास ले रहे हैं, अच्छा है, भले कम लोग आ रहे हैं पर आप कर रहे हैं इसको कंटिन्यू। धन्यवाद आपका भी। फॉर माय ओन बेनिफिट। एक चीज बस और ऐड करना था कि जो नाइस का बताया था, तो नाइस में एन इज फॉर नीड्स, फिर आई इज फॉर इंटरेस्ट, एंड सी इज फॉर कंसर्न, एंड ई इज फॉर एक्सपेक्टेशन। तो नाइस की स्पेलिंग NICE
तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले की नीड्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, किस चीज में उसको इंटरेस्ट आता है सामने वाले को, कंसर्न्स क्या हैं कि भाई ये कंसर्न्स है मेरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये वो कंसर्न्स है, और एक्सपेक्टेशंस क्या है कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो हम जब किसी से भी इवन बिजनेस में, वर्क प्लेस में, जैसे कोई जॉब कर रहा है, तो जॉब में मेरे बॉस की नीड क्या है, बॉस की इंटरेस्ट क्या है, बॉस के कंसर्न्स क्या हैं, बॉस के एक्सपेक्टेशन क्या है, या हमारे कलीग्स हैं तो हमारे कलीग्स की नीड्स, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशंस और कंसर्न्स क्या हैं। हम व्यापार कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर की नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स और एक्सपेक्टेशन क्या है। हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशंस क्या है, या जो भी हमारे संबंधी हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। फिर अगर हमें पता ही नहीं है तो हम उसको कभी सेटिस्फाई कर भी नहीं पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि हमको हर बार सेटिस्फाई करना ही है, पर पता होना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वो फर्स्ट स्टेप है। जो कि कभी कभी हो सकता है कि हम उसको सेटिस्फाई नहीं भी कर पाए, पर हम उसको एक्नॉलेज भी कर देंगे ना, तो वो भी इनफ हो जाता है कई बार। सो सही थैंक यू सही आप सही। सब उसके लिए। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? Okay, if not, then we'll stop here. Thank you very much for joining. We will fully continue every week. हो सकता है next week I may be out, तो we will maybe schedule on another day, और या फिर skip करेंगे. So thank you. Bye.